22 और 23 नवंबर को बीएसपी सुप्रीमो मायावती की तेलंगाना में दो बड़ी रैली है। 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव अपने दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गया है। दरअसल बीच में मीडिया का अटेंशन कम था, वर्ल्ड कप चल रहा था, ध्यान उधर था, लेकिन अब सारा फोकस चुनाव पर आ गया है। लेकिन सोचिए, इसी में 41 लोग टनल में फंसे हुए हैं पिछले 10 दिनों से, उनकी कोई सूध लेने वाला नहीं। और ऐसे मार्केटिंग हो रही है प्रधानमंत्री की, जैसे लग रहा है कि मोदी ही वहां जाकर खुदाई कर रहे हैं। वैसे कोशिश तो हो रही है, लेकिन सवाल है कि रिजल्ट कब आएंगे। पूरा देश उसकी तरफ देख रहा है कि जल्दी से जल्दी निकाला जाए। एक बार चिली के खदान में लगभग 31 मजदूर फंस गए थे, सोने के खदान में। चिली की सरकार ने दुनिया भर के टेक्नोलॉजी का मदद कर उनको निकाल लिया था। लेकिन सोचिए, भारत विश्वगुरु है और 41 मजदूर पिछले 10 दिनों से टनल में फंसे हुए हैं और वो बाहर नहीं आ पाए हैं। लेकिन इस देश का मनुवादी मीडिया ऐसे खबरें चलाता है जैसे मोदी जी वहां जाकर कोई चमत्कार करने वाले हैं। मुझे लगता है कि विज्ञान ही उनकी जान बचाएगा। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। दो बड़ी खबरें जो आपको हमें शेयर करनी चाहिए। मध्य प्रदेश में वोटिंग हो चुकी है, 230 सीटें। सबको पता है क्या होने वाला है, बीजेपी की हवाइयां उड़ रही है। छत्तीसगढ़ में वोटिंग हो चुकी है, वहाँ भी बीजेपी की हवाइयाँ उड़ रही है। सवाल है कि बीजेपी का होगा क्या, ये सबसे बड़ा सवाल है और इसी को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। मिजोरम में तो बीजेपी को कैंडिडेट भी नहीं मिले थे। अब बारी है राजस्थान की और तेलंगाना की। दो ऐसे राज्य हैं जहाँ अब चुनाव होने हैं। मध्य प्रदेश लॉक हो चुका है, छत्तीसगढ़ लॉक हो चुका है, मिजोरम लॉक हो चुका है। राजस्थान में अब क्या होगा? राजस्थान में राहुल गांधी लगातार जिस तरह से प्रधानमंत्री पर हमला कर रहे हैं, उससे तो साफ है कि बीजेपी बैकफुट पर है। तेलंगाना में भी बीजेपी बैकफुट पर है, वहाँ कुछ है नहीं। वहाँ बीआरएस, कांग्रेस और बीएसपी के बीच मुकाबला है। लेकिन सबसे जो बड़ी बात है, मैं फिर कह रहा हूँ, पहले दिन से कह रहा हूँ, जहाँ मिजोरम में आदिवासियों का बोलबाला होगा, छत्तीसगढ़ में गोंडवाना और बीएसपी खेल बिगाड़ रही है, कांग्रेस और बीजेपी का दोनों। और मध्य प्रदेश में तो कहीं आम आदमी पार्टी, तो कहीं आज़ाद समाज पार्टी और बीएसपी शानदार तरीके से चुनाव लड़ रही है। अब वो बात नहीं है कि लोग कांग्रेस बीजेपी ही कांग्रेस करते थे। एससी एसटी ओबीसी के लोगों में इतनी चेतना आ गई है कि वो अपने राजनीतिक हक अधिकार को समझने लगे और उनको लगता है कि कब तक कांग्रेस बीजेपी सवर्ण लीडरशिप की पार्टियों को वोट देते रहेंगे। और जिस तरह से छत्तीसगढ़, राजस्थान में कांग्रेस बीजेपी ने सवर्णों को ज़्यादा टिकट दिया, एससी एसटी ओबीसी के लोग नाराज हैं, किसान नाराज हैं और वो अब एकजुट भी हो रहे हैं। यही ट्रेंड लगभग राजस्थान में दिख रहा है। राजस्थान में हनुमान बेनीवाल और चंद्रशेखर की रैली में जिस तरह की भीड़ जुट रही है, वो किसी मिरेकल से कम नहीं, किसी करिश्मे से कम नहीं है। उतनी भीड़ तो प्रधानमंत्री मोदी की रैली में नहीं जुट रही है, वसुंधरा की रैली में नहीं जुट रही है। राहुल गांधी की रैली जरूर बड़ी हो रही है, लेकिन चंद्रशेखर की रैली और हनुमान बेनीवाल की रैली बड़ी हो रही है। मायावती जी ने भी 2-3 बड़ी रैलियां की हैं और अब वो तेलंगाना में भी रैली कर रही हैं, जहां 30 को मतदान है, राजस्थान में 25 को मतदान है। 23 तारीख उन प्रचार का अंतिम दिन होगा। लेकिन सोचिए, तो लगातार देश भर में एससी एसटी ओबीसी किसान कम्युनिटी के लोग एक हो रहे हैं। कांग्रेस बहुत ही फ्रंट फुट पर जाकर बैटिंग कर रही है और बीजेपी के ऐसा लग रहा है कि पिछले 5 सालों में बीजेपी सबसे ज़्यादा बैकफुट पर है। यही स्थिति लगभग तेलंगाना में बीजेपी के लिए भले कुछ नहीं है, लेकिन वहाँ अकेले आरएस परवीन और मायावती जी की 2 रैली है 22 और 23 को। आरएस परवीन अच्छा दम दिखा रहे हैं, लेकिन सवाल है कि क्या 2023 के इस चुनावों का 2024 पर कोई असर पड़ेगा। मैं फिर कह रहा हूँ, 2018 में इसी तरह से कांग्रेस 4 राज्य में जीती थी, वो भी बड़े राज्य थे। कर्नाटक भी जीती थी, राजस्थान भी जीती थी, छत्तीसगढ़ जीती थी और मध्य प्रदेश जीती थी, जहां चारों में बीजेपी की सरकार थी। उसके बाद वो अपने सरकार नहीं चला पाई और कब बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले बीजेपी हो जाते हैं पता नहीं चलता है। और नतीजा ये हुआ कि 2019 में इन सभी राज्यों में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। इसका मतलब साफ है कि इंडिया गठबंधन ही एकमात्र विकल्प है जिससे बीजेपी को हराया जा सकता है, और उसमें भी खासकर जब एससी एसटी ओबीसी की लीडरशिप वाली पार्टियां एक साथ आए। वहीं वर्ल्ड कप में हार ने बीजेपी का जायका बिगाड़ दिया है। मोदी के खिलाफ और गुस्सा बढ़ रहा है, पनौती शब्द का इस्तेमाल हो रहा है। राहुल गांधी ने जब पनौती बोला तो जिस तरह की तालियां बजी, जिस तरह से लोग खुश थे, आप सुन लीजिए वीडियो, उससे तो लगता है कि बीजेपी की
अब बीजेपी के दिन पूरे हो गए। मैं याद है? हाँ, क्या पनौती पनौती पनौती, वो अच्छा भला वहां पे, अच्छा भला हमारे लड़के वहां पे वर्ल्ड कप जीत जाते, वो वहां पे पनौती हरवा दिया। टीवी वाले ये नहीं कहेंगे, टीवी वाले ये नहीं कहेंगे, मगर जनता जानती है। बार बार कह रहा हूं, भारत में 10 साल तो मनमोहन सिंह भी प्रधानमंत्री रह के गए हैं। तो क्या बीजेपी अपने अंतिम दौर में है? क्या बीजेपी स्ट्रगल कर रही है? और क्या राम मंदिर का मुद्दा बीजेपी को बढ़त दिलाएगा? क्रिकेट मैच के बहाने जिस तरह से कर्मकांड पर लोगों ने हमला किया है, उसके बाद से तो लगता है कि राम मंदिर का जो क्रेज है, जलवा है, वो भी खत्म होगा। आस्था एक अलग सवाल है, लेकिन अब धर्म के नाम पर बेरोजगारी लोग बर्दाश्त करने के मूड में नहीं दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से गुजरात में लोगों ने जमकर आलोचना की, जिस तरह से कर्मकांड के खिलाफ बोला, पूजा पाठ पर लोगों ने सवाल उठाया कि सवाल है कि अगर पूजा पाठ से जीत मिलती और पूजा पाठ से देश का भला होता तो वर्ल्ड कप क्यों नहीं आया? तो ये क्रिकेट ने कई सारी परतें खोल दी हैं और ये बीजेपी के लिए बड़ा मुश्किल है। अगर वर्ल्ड कप का फाइनल भारत जीत जाता तो बीजेपी इसका जमकर मार्केटिंग करती। वहीं अयोध्या अभी भी बीजेपी के तर्कश में वो बड़ा तीर है जिसका वो समय पर इस्तेमाल करना चाहती है। लेकिन मुझे लगता है कि इस देश में सोशल मीडिया, मोबाइल ने जो क्रांति लाई है, जितनी चेतना आई है, जितना सामाजिक सुधार हुआ है और जितना सोशल मीडिया पर, अब पहले टीवी अखबार का दौर था, वो जो भी आपको कहते थे आप वही मानते थे। धर्म के नाम पर वोट कीजिए, वही SC ST OBC के नेता करप्ट हैं, बेईमान है, बहुजन एकता नहीं बन रही थी। लेकिन वो सीमाएं भी अब टूटी है और जिस तरह से सोशल मीडिया पर बहुजन समाज के लोग पढ़ने लिखने बोलने लगे हैं, खासकर जो यूट्यूबर्स हैं, चाहे जो फेसबुक पर लिखने वाले लोग हैं, उनके करोड़ों फॉलोअर्स हैं। मैं आज भी कह रहा हूँ, दिलीप मंडल हों जैसे लोग आज सबसे ज़्यादा ट्रेंड मेकर लोग हैं जिनकी बातों को लोग अमल में लाते हैं। तो ये क्रिकेट की हार ने बीजेपी के 2024 के सपनों पर पानी तो नहीं फेर दिया, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन वहीं क्या राम मंदिर से बीजेपी बैक कर जाएगी? क्योंकि उसकी पूरी तैयारी चल रही है, मीडिया में उसका फिर उसी तरह से महिमा मंडन होगा। लेकिन सवाल है कि जो बेरोजगारी है, महंगाई है, देश की इंटरनल सिक्योरिटी का मसला है, जिस तरह से लगातार राज्यों के बीच तनाव हुआ, जिस तरह से मणिपुर का मसला है, ये वो तमाम सवाल है जिसने बहुसंख्यक आबादी को बीजेपी से दूर कर दिया, जिसमें खासकर SC ST OBC के लोग हैं। कहा जा रहा है कि बीजेपी OBC के लिए क्रीमी लेयर की सीमा हटा सकती है, इस तरह के शगुफे छोड़ सकती है। लेकिन सवाल है कि जिस तरह से पिछले 10 सालों में सवर्ण तुष्टीकरण ने और जिस तरह से आरक्षण की अनदेखी हुई, SC ST OBC के लोगों पर अत्याचार हुआ, किसानों पर अत्याचार हुआ, किसान आंदोलन में किस तरह से किसानों के साथ बेरहमी हुई, वो तमाम सवाल जो हैं वो मोदी सरकार के सामने है। रोहित वेमुला से लेकर डेल्टा मेघवाल किसान, तो SC ST OBC के जो लोग हैं, किसान समाज, किसान कम्युनिटी के जो लोग हैं, वो लगातार बीजेपी से खफा हैं। और लगता है कि 2024 में अगर तमाम बहुजन दल, खासकर RJD, सपा, बसपा, JDU, DMK, नीतीश कुमार, लालू यादव, अखिलेश यादव, JMM, ये सब अगर एकजुट होते हैं तो बीजेपी के लिए मुश्किल होगी। लेकिन सवाल है कि क्या कांग्रेस इसके लिए तैयार होगी? एक बात तो तय है कि 2024 में कोई गैर सवर्ण ही इस देश का प्रधानमंत्री होगा। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।